बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुरादनगर इलाके में एक शमशान घाट का लिंटर गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। शमशान की छत गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि वहां मौजूद कई लोग इस मलबे में दब गए। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खौफनाक है और विचलित कर देने वाली है। मलबे में कई लोग अब भी दबे हुए हैं और पूरी तरह से घायल लोगों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। कई लोग अब भी दबे नजर आ रहे हैं। तुरंत राहत और बचाव का काम भी शुरू हो गया। मलबा इतना भारी था कि उसे हटाने के लिए क्रेन तक बुलानी पड़ी है। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन खबर है अब तक 30 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें करीब 18 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद है और स्थानीय लोगों की मदद से भी लगातार यहां राहत और बचाव का काम जारी है। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी, कार्रवाई होगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद हैं। आनंद, क्या ताजा अपडेट इस हादसे से जुड़ी हुई? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या लगातार जारी है? कितना वक्त और लग सकता है? जी देखिए प्रशांत, हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो शमशान घाट है मुरादनगर का, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स हैं जिनके अंतिम संस्कार में शामिल होने तमाम लोग पहुंचे थे। और ये देखिए जहां पर आप ये लोहे के सरिये देख रहे हैं, रॉड देख रहे हैं और पिलर देख रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम यहाँ पर अचानक से भर कर ये पूरा जो यहाँ पर जो लेंटर था वो यहाँ पर गिरा है, दीवार गिरी है और उससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन चंदन आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पीछे शमशान घाट की दीवार थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन, गाजियाबाद पुलिस और एनडीआरएफ के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि किन लोगों की लापरवाही थी, आखिर किनको जिम्मा दिया गया था इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने का, किस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ था। अभी हमारे जो प्रवीण कुमार तिवारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, जो सीईओ हैं एनडीआरएफ के। उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के शव हाल में निकाले गए हैं और अभी जो मौत का आंकड़ा है, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी मिल रही है, वो बताया जा रहा है कि करीबन 18 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और करीबन 36 से ज्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया गया है। आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए बेहद दुखद खबर है, उनसे बात करते हैं। हमारा भाई की डेथ हुई है यहाँ पे, जिसका नाम ओमकार सिंह था और वो यहीं पे डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। उनके सामने ही किसी की डेथ हुई थी, बुजुर्ग आदमी थे, उनके अजल मजल के लिए यहाँ आए थे और यह लेंटर के नीचे दबके हमारे भाई का भी देहांत हो गया। आपको लगता है लापरवाही हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है? ये लापरवाही है। हम चाहते हैं इसमें भारत सरकार से कि इसमें ईमानदारी से जांच की जाए और जो मृत हुए हैं उनके परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो किया जा सके वो किया जाना चाहिए। जी देखिए बिल्कुल ये पीड़ित हैं और इनका दर्द बिल्कुल जायज़ है और देखिए इनका गुस्सा भी जायज़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो एक्सपर्ट डॉग्स हैं उनसे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करवाया जा रहा है। जो सीईओ उनका कहना है कि हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन जो फाइनल सर्च ऑपरेशन है वो पूरी तस्दीक से किया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर कमी बेशी ना रह जाए और प्रयास ये किया जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो और ज़्यादा ना बढ़ पाए, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन भी लगातार इसी कोशिश में है कि जो लोग यहाँ से घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं उनका बेहतर इलाज किया जाए और जल्द से जल्द वो अपने घर लौट पाएं। जिन लोगों को मोर्चरी में रखा गया है, जिनकी मौत हो गई दर्दनाक, उनके भी पंचनामा बनाकर उनके जो शव का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराने की तैयारी की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये बाहर का इलाका देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सकरी रोड है और इसके बाद बाहर जाके जो गाजियाबाद मुरादनगर का जो पूरा एक बड़ा रोड है वो यहाँ पर आता है। और ये वो शमशान घाट था जहां पर कि एक बुजुर्ग शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे और उसके बाद ये दर्दनाक जो घटना है वो हुई है। जी आनंद,
लेकिन एक बुजुर्ग के दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोग ही काल के गाल में समा गए हैं। प्राथमिक तौर पर एक लापरवाही की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं ये परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है। जो और यहां जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे हैं, क्या प्राथमिक तौर पर वो महसूस कर रहे हैं हादसे की वजह? अगर उनसे आपकी बातचीत हो सक रही है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम वो पीड़ित भी पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी। जिस तरह से एक शख्स से अभी अपनी जो उनके घर के एक रिश्तेदार थे जिनकी दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई है, उनकी तस्वीर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से ये घटना हुई है। और यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ के तमाम जो बड़े अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार हमने अभी उनसे बात भी की थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको चंदन दिखाएंगे कि ये किस तरह से ये पूरी साइड है और यहाँ पर लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके सीई और जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देख सकते हैं जिस तरह से आप ये जूते देख रहे हैं, चप्पलें देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लोग एक बुजुर्ग शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे उनकी दर्दनाक मौत हुई है। कई लोग जो है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और 10 से ज़्यादा लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं, देखिए लोगों के जूते चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं कि किस तरह से जो ये नवनिर्माण लेंटर था गिर गया था। और इसमें जाहिर तौर पर जिला प्रशासन की जो भूमिका है वो अब सवालों के घेरे में है। किन किन लोगों की लापरवाही बनती है उसको लेकर गाजियाबाद पुलिस आगे जो पूरी जो इसमें आपराधिक धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कर जो कार्रवाई है वो जरूर करेगी और पूरी रिपोर्ट जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गाजियाबाद में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिर जाने से कारण कई लोगों की मृत्यु के समाचार से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा है। दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि हादसे में घायल हुए लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए अपना दुख भी जताया है। आनंद, अब तमाम लोग दुख तो जता रहे हैं, लेकिन जो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में, वो क्या कहते हैं? जी देखिए प्रशांत, उनके अंदर भी गुस्सा है और काफ़ी लोग यहाँ पर दुखी भी हैं। जिस तरह से वो एक बुजुर्ग शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ये दर्दनाक घटना हुई है। अभी चंद रोज ही हुए थे इस नवनिर्माण को हुए और अचानक से जिस तरह से ये छत गिरती है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिर किन लोगों की जिम्मेदारी थी इस निर्माण को करने की, किस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ था। और आज जिस तरह से लगातार दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई है वो भी एक बड़ी वजह बनी है। एनडीआरएफ के जो सी हैं उन्होंने बताया है कि बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन जिस तरह से उनके ट्रेंड जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे, एक्सपर्ट डॉग्स थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लगभग खत्म कर लिया गया है। लेकिन लगातार यहाँ पर अभी भी प्रशासन के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। एक और अधिकारी उनसे बात करते हैं। सर, लगातार एनडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है, गाजियाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है, अभी किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। सभी लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, लोकल पुलिस का और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम्स का। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं इसमें। और बाकी स्थिति अब यहाँ पर फाइनल एक हम लोग और करेंगे किसी भी तरह की और चीज़ देखने के लिए, उसके बाद ऑपरेशन हम क्लोज करेंगे। सर, आंकड़ा बता सकते हैं कितने लोगों की दर्दनाक मौत हुई, कितने लोग घायल हैं और कितने गंभीर घायल हैं? अभी तक लगभग 17-18 लोग का कन्फर्मेशन है। उसके अलावा 3-4 लोग गंभीर घायल हैं, बाकी कुछ लोग को अलग माइनर इंजरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है सभी लोग का। सर, जाहिर तौर पर इसमें नेग्लिजेंसी का मामला ये बनता लापरवाही का, तो क्या कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है और किस तरह की आगे कार्रवाई होगी कानूनी? अभी इसमें जैसे ही तहरीर मिलेगी जिस पक्ष की तरफ से तो हम फ़ौरन ही उसमें मुकदमा दर्ज करके आवश्यक इसमें कार्रवाई करेंगे और जो लोग दोषी होंगे, इसके अलावा जो भी जांच वगैरह होगी अलग तरीके से तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी और जो भी हम अपनी जांच करेंगे उसके अनुसार हम लोग आगे की क्या कार्रवाई। ये पूरा लैंड जो है किसके अंडर में आता है जिला प्रशासन में और किन लोगों की जिम्मेदारी थी इस निर्माण कार्य को करने की? कितने दिन पुराने निर्माण कार्य था, ये एक अहम सवाल है सर। इसके बारे में अभी प्रॉपर हमें जानकारी नहीं है कि किस अथॉरिटी के अंडर में आया था या किसके, हालांकि ये पंचायत है यहाँ पर, तो ये अभी क्लियर नहीं है कि किसके अथॉरिटी थी, कौन लोग थे, लेकिन अभी उसको क्लियर कर रहे हैं। सभी उच्च अधिकारी लगे हुए हैं जांच में और बहुत ही जल्द उसको भी क्लियर करके उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर ईरज राजा, एसपी ग्रामीण गाजियाबाद। तो ये देखिए प्रशांत, ये एसपी ग्रामीण साहब थे जो हमसे बात करते और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में घटना में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो लोग भी दोषी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी।
तो प्रशासनिक अमला यहां पर है, लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर जांच पड़ताल की जाएगी कि कहीं कोई मलबे में दबा ना हो। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी यहां मुस्तैद रही और लोगों को लगातार बचाने की मुहिम में वो जुटी रही। क्या जानकारी दे रहे हैं एनडीआरएफ के अधिकारी, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। एनडीआरएफ की एक एक्सपर्ट यूनिट होती है सर, जो इस तरह के मौके पर पहुंचती है। ये बताया जा रहा है नवनिर्माण सर ये लेंटर था जो अचानक से सर गिर गया है और उससे चलते हादसा हुआ है। तो किस तरह के आपको लग रहा है सर कि अभी क्या कुछ और रेस्क्यू बचा हुआ है? पूरा मौका हुआ है ना देखने के लिए कि और लोग ना फंसे हों? देखिए, लास्ट तक जब तक उम्मीद रहेगी तब तक हम लोग करेंगे, लेकिन तकरीबन सर्च कर लिया गया है और फिर भी जो थोड़े बहुत मलबे बचे हैं उसमें कुछ संभावना नज़र आती है, तो हम फिर से एक बार सर्च करेंगे। हमारे डॉग भी लगे हुए हैं टास्क पे और जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। सर क्योंकि बारिश काफ़ी हुई थी तो थोड़ी मुश्किलें आपको आई होंगी रेस्क्यू ऑपरेशन में? और निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी हमारी टीम एक रूटीन में हमेशा अलर्ट में होती है। 2 टीमें, जैसे ही हादसे का पता चला हमारी टीमें तुरंत रश करके यहाँ पे पहुँच चुकी थी। उससे पहले और भी लोग, सिविल सोसाइटी के भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाले रेस्क्यू वर्क में लगे हुए थे, इसलिए हमें बड़ी सहायता भी मिली। मौसम प्रतिकूल था, लेकिन प्रतिकूलताओं में ही काम करना हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है और हमने उसको किया। आंकड़े बता पाएंगे आप सर, टोटल कितने लोगों को रेस्क्यू कराया गया और कितने लोगों की दर्दनाक मौत हुई है? हालांकि प्रशासन इस पे आधिकारिक जानकारी देगा। जी, जब हमारे आने के बाद जो हमने 3 डेड बॉडी रेस्क्यू किए हैं वो हमारी ऑथेंटिक जानकारी है। इसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहले से काम में लगे थे उनसे आप डिटेल हासिल तो ये थे प्रवीण कुमार तिवारी जो सीईओ थे एनडीआरएफ के, जो मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने मौके का जो पूरा हाल है वो न्यूज़ 18 को बताया है। एनडीआरएफ की वो टीम जो मौके पर लगी रही राहत और बचाव के काम में, साथ ही पुलिस की टीम भी लगी रही। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इसी मौके पर मौजूद हैं। आनंद, आपने तमाम उन अधिकारियों से बातचीत की जिनका महकमा यहां पर लगा हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन में। क्या ये माना जाए रेस्क्यू ऑपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है और ताजा तस्वीरें क्या? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर जेसीबी मशीन बुलाई गई है जो मलबा है उसे हटाने के लिए, क्योंकि ये जो मलबा है इसे यहाँ से हटाने का भी जो काम है वो जिला प्रशासन की निगरानी में यहाँ पर शुरू हो गया। और जिस तरह से जो एसपी ग्रामीण है उन्होंने बताया कि इस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। किन किन लोगों की लापरवाही है वो भी इसमें निश्चित की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि किस तरह से पंचायत का ये पूरा इलाका आता है और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर घंटों से यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने काफ़ी यहाँ पर मदद भी की है रेस्क्यू ऑपरेशन में। आप यहाँ पर थे उस समय जब ये घटना हुई थी? नहीं, मैं उस समय नहीं था, लेकिन मेरे पास फ़ोन आया था जी कि ऐसे तो वहाँ घटना हो चुकी है। उखरालसी गांव के पीछे से कोई कॉलोनी है, वहाँ से ऐसी घटना हुई है कि 25-30 आदमी मलबे में दब चुके हैं। लेकिन इस कार्रवाई में मुरादनगर में सबसे बड़ा हादसा है अभी तक का। मैं चाहूँगी सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसमें, क्योंकि ऐसे स्थिति हमने नहीं देखी। जितनी बुरी स्थिति में जैसे लोग थे और 2-2.5 महीना हुआ था अभी तक इसमें। 2-2.5 महीने में अभी तक कोई बारिश नहीं हुई थी। पहली बारिश है, 4 बूंद में ये ढह गया है बिल्कुल। ये निर्माण कितने दिन पहले हुआ? ये इसका लेंटर 3 महीने पहले खुल गया था, उसके बाद से चूरा हो चुका है बिल्कुल। 4 बूंद में बिल्कुल धड़ाम जैसे गिर गया। ठीक लेंटर होता तो बिल्कुल नहीं गिरता, क्योंकि वो लटकता कैसे भी करता, ये ऐसे ही गिर पड़ा बिल्कुल। तो प्रशांत देखिए, ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लापरवाही आई। और देखिए एक तरह से छतरी और ये जो जूते चप्पल हैं ये गवाही दे रहे हैं कि एक बुजुर्ग शख्स के अंतिम संस्कार में यहाँ पर शामिल होने लोग पहुंचे थे, लेकिन वो खुद ही काल के गाल में समा गए। और किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जाहिर तौर पर इसमें जवाबदेही बनती है। और बीके सिंह देखिए यहाँ पर आ चुके हैं मौके पर। यहाँ पर बीके सिंह, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर मौके का। आजाद जी देखिए यहाँ पर, जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए यहाँ पर जो बीके सिंह है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके साथ तमाम जो दूसरे यहाँ पर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा जो मौका है वो यहाँ पर देख रहे हैं। और पूरी रिपोर्ट जो है वो एसपी से ले रहे हैं। एसपी ग्रामीण उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से पूरी घटना हुई है, कितने बजे घटना हुई है और इसमें किन किन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें प्रशांत हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर इसमें जिला प्रशासन की जो भी भूमिका थी उस पर सूबे के मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। तो देखना होगा कि किन किन लोगों की लापरवाही इसमें सामने आती है, किस तरह से ये निर्माण कार्य हुआ था और उसमें कहां कहां लापरवाही बरती गई है। ये एक बड़ा सवाल है। इसकी पूरी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये देखना होगा आने वाले वक्त में। और ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली गाजियाबाद, जो कि देश की राजधानी से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। शमशान घाट पर पहुंचे हुए थे एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में लोग
लेकिन इसी शमशान घाट में एक नवनिर्मित लैंटर गिर पड़ा। 18 लोगों की मौत हो गई। जो किसी बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे वो खुद काल के काल में समा गए। हालांकि लोगों में अब गुस्सा है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। जांच की वो मांग की जा रही है। छत गिरने की वजह से अब ये एक बड़ा हादसा, और लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये एक बड़ी लापरवाही है। लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 महीना पहले ही ये छत तैयार हुई थी और बारिश दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से हो रही है, और इसी बारिश से बचने के लिए इस छत के नीचे आसरा लेने खड़े हुए थे वो लोग जो अपने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे, लेकिन वही मौत के मुंह में समा गए और बड़ी तादाद में लोग इसके नीचे दबे। 18 लोगों की मौत हो गई है और जनरल वीके सिंह खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री, लेकिन स्थानीय पुलिस महकमा भी पूरी मुस्तैदी से यहां पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देश में बनी कोरोना वैक्सीन के विरोध पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं होता। उन्होंने ये भी लिखा कि पूरा देश वैक्सीन मिलने पर खुशी मना रहा है। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष गुस्से से भरा नजर आ रहा है और वैक्सीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वैज्ञानिकों की कोशिश का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं पर लोगों में भ्रम पैदा करने का भी सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के भारत में आने के 1 साल के भीतर ही हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से इसकी वैक्सीन तैयार कर ली। जब पूरा राष्ट्र इसकी खुशी मना रहा है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष गुस्से में, बेहुदापन और नफरत से भरा हुआ है। कांग्रेस और विपक्ष को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं है। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन पर उनके झूठ का कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के लोग इस तरह की राजनीति को नकारते हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन यह मौका बीजेपी को क्यों मिला? क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक हुआ नहीं और इसको समय से पहले मंजूरी दे दी गई, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दें। ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सलाह के साथ आशंका जाहिर की कांग्रेस के नेता ने। तो वहीं अब इस पर घमासान भी मचा हुआ है। बीजेपी लगातार शक जाहिर कर रही है विपक्ष की उस नीयत पर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के सवालों पर, और एक के बाद एक कई ट्वीट भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। उन्होंने लिखा है कि किसी भी भारतीय चीज का कांग्रेस को गर्व ही नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देखिए, अब बीजेपी पलटवार कर रही है। कांग्रेस में भ्रम की स्थिति है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो समाज में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, जबकि अभी तक कांग्रेस नेता एक राय नहीं हुए। उनके प्रवक्ता ने ट्वीट कर इसका समर्थन किया तो कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस पर आशंका जाहिर कर रहे हैं। विपक्ष के एक प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने तो इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था। लेकिन ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर विपक्ष पर हमला करने का मौका मिला और राकेश, बीजेपी के एक प्रमुख नेता, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमित ने। वैक्सीन पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, सांसद राज्यसभा। सर, किस तरीके से कांग्रेस के इस कंफ्यूजन को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक उल्लेखनीय बात की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया है, जहां हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों और शोधकर्ताओं ने मिलकर मानव अस्तित्व को बचाने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन की उपलब्धि देश के सामने रखा है और जिसके पीछे
भारत के राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर दुनिया के अन्य राजनेताओं से अलग हटकर अपने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया, जिससे वैक्सीन सही समय पर दुरुस्त रूप में आ सके। वहीं दूसरी ओर विपक्ष आज से नहीं है, आरंभ से ही इसको राजनीतिक और वैचारिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये विपक्ष की ओछी हरकत है, जिस हरकत को देखते हुए मुझे लगता है कि कोविड-19 के वैक्सीन के साथ साथ विपक्ष के दिवालियेपन के लिए भी अब एक वैक्सीन की ज़रूरत है, जिससे कम से कम वे ऐसी ओछी हरकत करना मानव अस्तित्व के प्रश्न पर बंद करें। सर, यहाँ पर ट्वीट किया गया है कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से कि वह तीसरे ट्रायल की बात कर रहे हैं। शशि थरूर जैसे नेता कह रहे हैं कि तीसरे फेज के ट्रायल हुए बिना वैश्विक स्तर मापदंड पे खरी नहीं उतरी, क्यों आपने वैक्सीन अभी आम जनता के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए खोल दी? वह दूसरी ओर कांग्रेस के आधिकारिक ट्वीट होता है रणदीप सुरजेवाला की ओर से कि देश के साइंटिस्ट का स्वागत है। देखिए, अब तक तो कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ, उनके खिलाफ दुष्प्रचार देश और विदेश में करती रही। अब उनका स्तर इतना गिर गया है कि अपनी राजनीति के लिए और स्वार्थपूर्ण राजनीति के लिए भारत के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं का भी अपमान कर रहे हैं। इस तरह का बयानबाजी करना और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाना और वैक्सीन को बदनाम करना, क्या भारत के इन 2 वैक्सीन को बदनाम किसी विदेशी वैक्सीन निर्माता के दबाव में किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल कांग्रेस की हरकत से उठ रहा है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और बीजेपी अब पलटवार करती दिखाई दे रही है कांग्रेस पर। ऐसे में फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो लगातार ट्वीट कर कह दिया कि स्वदेश का गर्व ही नहीं है कांग्रेस को, और वैक्सीन जिसे वैज्ञानिकों ने तैयार किया उस पर शक किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की ओर से। देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा ने जिस तरीके से ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट में यही बात लिखी है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता अब अपनी स्वदेशी वैक्सीन को लेकर के हमला कर रहे हैं, आरोप उठा रहे हैं, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और बाकायदा उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट किया है, क्योंकि ये देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर हो या फिर जयराम रमेश हो, उनके जो ट्वीट थे उन्होंने कोवैक्सीन को लेकर के सवाल उठाए थे और ये कहा था कि 3rd ट्रायल के बिना जिस तरीके से मंजूरी हुई है उसको लेकर के उनके सवाल हैं और उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इसी बात को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से सवाल उठा रही है स्वदेशी दवाई पर, उससे नियत पर सवाल उठता है और कांग्रेस के नेताओं को इससे बाज आना चाहिए। तो बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और बीजेपी की साफ ये दलील है कि जिस तरह से भारत ने एक स्वदेशी दवा वैक्सीन डेवलप की है उसको लेकर के पूरे देश को अभिमान होना चाहिए और सभी तरह के टेस्ट करने के बाद ही इस दवा को मंजूरी दी गई है। और जिस तरह से केवल राजनीतिक कारणों से विरोध किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। एक कदम आगे अब राकेश सिन्हा बीजेपी नेता तो ये कह रहे हैं कि अब ये शक है कि क्या किसी विदेशी ताकत के दबाव में कांग्रेस ऐसा तो नहीं कर रही कि स्वदेशी वैक्सीन तैयार है, तो कांग्रेस का ये कदम क्या विदेशी ताकत के दबाव में और इस तरह की बयानबाजी तो नहीं? क्या कांग्रेस अब इस पर सफाई दे रही है? और ये एक बेहद अहम सवाल भी है कि वैक्सीन भारत में तैयार हुई, लेकिन इस पर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप भी बीजेपी अब विपक्ष पर लगातार पलटवार भी कर रही है। देश में बनी इस वैक्सीन के विरोध पर अब बीजेपी ने कांग्रेस और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तो ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, हमेशा निंदा करने को तैयार रहने वाले जयराम, थरूर और अखिलेश अपना असली व्यवहार दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने हमारे सैनिकों की वीरता पर सवाल उठाए और अब इस बात से दुखी हैं कि जिन 2 वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दी वो भारत में बनी है। साफ तौर पर वे राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं। बड़ा पलटवार बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री की ओर से विपक्ष पर किया गया। तो बीजेपी ने शशि थरूर और विपक्ष के बयान को वैज्ञानिकों का अपमान करार दिया है और अब उनसे माफी की भी मांग की। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है कि भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी। देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या ये साइंटिस्ट देश के लिए चिंतित नहीं है? एक और तो देश में नए साल पर 2-2 वैक्सीन आने पर खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष की ओर से वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं।
कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन कर दिया एक नेता ने, जिसमें अखिलेश ने वैक्सीन को लगवाने से इनकार किया और इसे बीजेपी का वैक्सीन करार दिया। जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है। चिदम्बरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं। हुड्डा को रोज सीबीआई जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस वैक्सीन को अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन करार दिया तो अपने इस बयान पर वो घिरने लगे। तो अखिलेश यादव को घिरता देख समाजवादी पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता सफाई देने के लिए सामने आए। समाजवादी पार्टी नेता सुनील यादव ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाने की नसीहत दी। देखिए, जो वैक्सीन इंडिया ने बनाई है, हम लोगों को अपने देश के वैज्ञानिकों पर, साइंटिस्टों पर, डॉक्टरों पर गर्व है और हमें उम्मीद है कि इस वैक्सीन को अनुमति भी मिल गई है, परमिशन मिल गई है और ये वैक्सीन सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को लगवाएंगे, अपनी पूरी कैबिनेट को लगवाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो इसकी शुरुआत खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। यानी शक पूरी तरीके से बरकरार है कि ये कितनी सुरक्षित वैक्सीन होगी और इसीलिए पीएम और सीएम योगी को सबसे पहले लगाने की ये नसीहत दी जा रही है। तो बीजेपी ने वैक्सीन का विरोध करने पर अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया है। हमारे वैज्ञानिकों पर तो भरोसा रखें। जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है, तो वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए, न कि देश के वैज्ञानिकों को पूरे दुनिया में बदनाम करने का कोशिश करें। आज ये आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया कोविड से लड़ने के लिए, आज दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन पर काम किया है, भारत ने भी काम किया है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ये समझ में नहीं आता, चाइना हिंदुस्तान हो तो कांग्रेस को दिक्कत, कोई कहता मैं नहीं कोविड लगाऊंगा वैक्सीन, तरह तरह का ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सांसद हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बात, इससे बड़ी आलोचना, और इससे सोचिए उन डॉक्टरों पर और वैज्ञानिकों पर कितने पीड़ा में होंगे जिन्होंने दिन रात इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए तपस्या किया, एक तप करके एक वैक्सीन तैयार हुई और उस वैक्सीन को आप एक नाम दे दें कि वो बीजेपी का वैक्सीन है। इससे इमेच्योर स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं। ये उनका विषय है। हम या गवर्नमेंट पूरी तौर पर ये करती है, अगर कोई कहीं विचार दूषित लेकर के चलता हो तो दूषित विचार हम थोड़ा दूर कर सकते हैं। उसका विचार वैसे ही रहेगा, लेकर के अपना चला, सबको चल रहा है, लेकिन हम लोग सात्विक विचार से चलेंगे और सात्विक विचार के आधार पर सभी को जोड़ने का, सबका साथ सबका विकास पर चलेंगे। कोरोना की वैक्सीन आने पर कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई है कि रिएक्ट कैसे करना है। भ्रम की स्थिति, नेताओं में अलग अलग बयान भी हो रहे हैं। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने वैक्सीन पर अखिलेश के बयान को अब गलत करार दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित बयान पर हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि वैक्सीन बीजेपी की है। क्या वैक्सीन भी किसी पार्टी की होती है? देखिए, जो वैक्सीन इंजीनियर्स ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है, और बड़ी मेहनत करके जो हमने टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, और केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है।
और ये भी समझ लेना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में नहीं बना है, ये हमारी लेबोरेटरीज में बना है, साइंसदानों के देखरेख में बना है। तो इसलिए उसके ऊपर संदेह करना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह से उपयुक्त है। हाँ, जो अखिलेश यादव जी ने दूसरा सवाल उठाया कि सभी को मुफ्त मिलना चाहिए। सरकार पहले कहती रही कि पंजाब वहाँ हर बिहार में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। अब वो केवल जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं कोविड के उन तक है। तो ये अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि वो सबको मुफ्त देने के वायदा कब करेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी शक जाहिर कर रहे हैं तो कुछ स्वागत कर रहे हैं। अभी भी कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि किस तरह से रिएक्ट करना है। ऐसे में अब आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी वैक्सीन पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश जी के इस बयान से सहमत नहीं है। ये वैक्सीन जो है ये कोई पॉलिटिकल इशू जो है नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया ये जो कोरोना की शिकार है, सब लोग त्रस्त हैं। बड़े बड़े देश, ताकतवर देश जिनको माना जाता था अमेरिका की हालत जो है खराब है। तो ये वैक्सीन जो है लगातार एक वैज्ञानिक शोध के बाद जो है तैयार होता है। इसका ट्रायल करने का एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद उसको मनुष्य पर इस्तेमाल करने की इजाजत जो है मिलती है। साथ ही शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी वैक्सीन पर हो रही राजनीति को गलत करार दिया है। माननीय अखिलेश जी को मैं सलाह देने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। वैक्सीन कोई बीजेपी की नहीं होती है। वैक्सीन जन की हित को लेकर लाई गई है, स्वास्थ्य को लेकर लाई गई है और उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे। आज आप देखते हो कोरोना पूरे विश्व में उसने समाया। अब हर सरकार, हर राज्य, हर राष्ट्र उसके पीछे पड़ा है। अब कोई आशा किरण देख रहा है, अभी भी 100% उसके ऊपर किसी का भी बयान नहीं आया है। देश के वैज्ञानिकों की पिछले कई महीनों से जारी दिन रात की मेहनत के बाद आज वो दिन आ ही गया जब हमारे सामने एक ऐसी खबर आई जिसने पिछले करीब 1 साल से दहशत के साए में जी रहे लोगों को एक बड़ी राहत दी है। कोरोना के सामने आने के बाद से ही इस खबर का सभी को बेसब्री से इंतजार था। दुनिया के तमाम देश इस वैक्सीन के लिए कुछ चुनिंदा देशों की मेहरबानी पर ही निर्भर थे, तो वहीं भारत ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को अब मंजूरी दे दी है, जबकि डीसीजीआई ने तीसरी वैक्सीन को भी अंतिम चरण के ट्रायल के लिए अब इजाजत दे दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. और इस तरह 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। एसआईआई और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को भी शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। पीएम मोदी का ट्वीट, वैज्ञानिकों को बधाई। तो उधर साथ ही 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी। अमित शाह ने लिखा, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, डीसीजीआई ने एसआईआई और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मैं भारत को गौरवान्वित करने के लिए हमारे प्रतिभाशाली और मेहनती वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं। पीएम मोदी को कोरोना मुक्त भारत की दिशा में कोशिश करने के लिए बधाई। गृह मंत्री का ट्वीट, पीएम मोदी और वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दी। कोरोना से चल रही जंग के बीच आज एक बड़ी खुशखबरी मिली है। साल शुरू होते ही भारत में एक स्वदेशी और एक विदेशी कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी मिलने के बाद आज डीजीसीआई ने भी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को हरी झंडी दे दी है और इसके बाद देश के पास अपनी एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन आ चुकी है। आ गई कोरोना की वैक्सीन। कोरोना को हराने वाली 2 वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना पर खुशियों का डबल डोज। भारत में अब हारेगा कोरोना। ऐसा लगता है जैसे 2021 देश के लिए खुशियों की सौगात के साथ आया है। साल के पहले 2 दिनों में ही वैक्सीन की खबर ने खुशी दे दी, तो अब तीसरे दिन देश को अपनी एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन मिल गई है। इस खुशी का ऐलान ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने मीडिया के सामने आकर किया और अब भारत को कोरोना की एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने का ऐलान किया। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. डीजीसीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और एसआईआई की कोविशील्ड दोनों को ही मंजूरी दे दी है और बताया कि ये टीका 2 डोज में लगाया जाएगा। इसके लिए खास परिस्थितियों में निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि तीसरी वैक्सीन की भी तैयारी है, जिसका 2 फेज में ट्रायल पूरा हो चुका है और अब डीजीसीआई ने इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी कुछ ही समय बाद कोरोना की तीसरी वैक्सीन भी भारत के पास होगी। जल्द ही वैक्सीन को सेंटर तक पहुँचाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि जो एक डर जहन में था, लोग मार्केट आने से बच रहे थे। उसके बाद वैक्सीन के बाद लोग निकलेंगे, काम धंधे पटरी पर लौटेंगे और जो सबसे अहम चीज है वो ये कि सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर पैदा होगी। जी, वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास कोरोना की वैक्सीन है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनमें भारत सबसे आगे है। यही वजह है कि WHO ने भी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की पहली वैक्सीन मिलने पर बधाई दी है और इसे कोरोना से जंग में भारत का बड़ा योगदान बताया है। वहीं कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले राज्यों में शामिल दिल्ली के लिए भी ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस वैक्सीन के कोरोना के नए वेरिएंट पर असरदार होने का दावा पहले ही किया जा चुका है। पता लगा है कि इन भारत बायोटेक और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दोनों को वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ करने के लिए परमिशन मिल गई है। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां चल रही हैं। इसका जो प्रोटोकॉल रहेगा, सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो नंबर 1 पर होगा, देन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनका किया जाएगा। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो सबसे पहले जिसकी तैयारी की गई है, फर्स्ट फेज़ के अंदर हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। स्वदेशी वैक्सीन से कोरोना को मात। देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी बधाई दी और भारत में बनी वैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए लिखा, वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण।
SII और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DGCI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोरोना मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। करीब 10 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना की महामारी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है और लोग इसे किसी त्योहार से कम नहीं मान रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी, तो अब एक न्यू होप आया है, न्यू इंडिया न्यू होप, कि जैसे WHO में भी हमारी बहुत सराहना होगी कि 2 वैक्सीन हमने तैयार की है और इतने ह्यूज पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं वैक्सीन आ रही है और सबका टीकाकरण होगा वैक्सीन से। ठीक है, कोरोना से बहुत जल्दी मुफ्त मिलेगी। जैसा हमारा इंडिया पहले था वैसा ही हो जाएगा। फिर से हम फिर से क्या कहते हैं बाहर अपना आना जाना करेंगे। भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनमें से पहली है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक बना रही है, जिसे कई लेवल के ट्रायल से गुजरने और कई मानकों पर खरी उतरने के बाद मंजूरी दी गई है। जबकि दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड है, जिसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। भारत में इसे बनाने का काम SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जा रहा है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। कोरोना पर वार की तैयारी। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले 6 से 8 महीनों में आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का अभियान शुरू किया जाएगा और इसके पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। एक दिन पहले ही इसकी तैयारियों का ड्राई रन के जरिए जायजा लिया जा चुका है। बस इंतजार है तो कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए अभियान के शुरू होने का, जिस पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। कोरोना की त्रासदी ने बहुत दुख पहुंचाए तो बहुत कुछ सिखाया भी। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।